प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों राम राम। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, हम जानते हैं आजकल प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में अगर फसलों की देखभाल अच्छे से नहीं की गई तो फसलों को पाला मार जाएगा और ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। साथ ही हमारे वो पशुपालक भाई जो पशुपालन करते हैं वो भी अपनी पशुओं की विशेष देखभाल करें ताकि उनके पशु बीमार ना पड़ें और उनको आर्थिक नुकसान नहीं हो। और आइए अब बात करते हैं आज आपके लिए क्या खास है। किसान साथियों, आज हम आपको अनार और नींबू की फसलों में आप पोषक प्रबंधन के साथ साथ बीमारियों का प्रबंधन किस प्रकार से करें इस पर जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले आज देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरों के साथ। राज्यपाल ने कहा युवाओं को कृषि से जोड़ने की जरूरत। 3 लाख किसानों का बिजली बिल हुआ शून्य और अलसी की नई किस्म हुई विकसित। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि वैश्विक जरूरतों को पूरा करने के लिए युवाओं को कृषि से जोड़ना होगा। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर का 15वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। आयोजित समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने छात्रों को उपाधियां प्रदान करके सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह में 938 छात्रों को उपाधियां प्रदान की गई। समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि कृषि क्षेत्र में ऐसे पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं जो युवाओं को रोजगार प्रदान करें, साथ ही उन्हें कृषि से जोड़ने में सहायक बने। श्री मिश्र ने सुझाव दिया कि कृषि प्रबंधन, सहकारिता, कृषि विपणन, कृषि पर्यावरण आदि क्षेत्रों में जुड़े पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों में तैयार किए जाएं। उन्होंने कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया। समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने किसानों को ई विपणन मंच पर पंजीकृत करवाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में युवाओं का रुझान कृषि क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कृषि विश्वविद्यालय ज्यादा से ज्यादा कौशल आधारित प्रशिक्षण आयोजित करें। कटारिया ने समन्वित खेती पर जोर देते हुए कहा कि खेती की इस प्रणाली से पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ ने विश्वविद्यालय की प्रगति और शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत प्रदेश के 3 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हुआ है। सरकार की 3 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जवाहर कला केंद्र पर विकास प्रदर्शनी आयोजित की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयोजित प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य और डेयरी विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए अनार, खजूर, जीरा, स्ट्रॉबेरी उत्पादक किसानों से संवाद भी किया। श्री गहलोत ने जयपुर जिले के किसान गंगाराम सेपट से ऑर्गेनिक खेती, स्ट्रॉबेरी उत्पादन की जानकारी ली। उन्होंने नागौर से आए किसान चतरा राम से जैविक जीरे की बारीकियों को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जैविक जीरे की खुशबू भी ली। इसी तरह बाड़मेर के किसान भीखाराम से अनार और खजूर की खेती के बारे में चर्चा की। ROCL की स्टॉल पर मुख्यमंत्री ने जैतून ऑयल और जैतून चाय के बारे में जानकारी ली। प्रदर्शनी अवलोकन के बाद आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार ने कोविड के समय बेहतरीन प्रबंधन करके जीवन रक्षा का फर्ज निभाया है। हर वर्ग के सहयोग से कोई भूखा नहीं सोए का संकल्प साकार किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू की है, जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को बिजली पर 12,000 रुपये प्रति वर्ष तक का अनुदान मिल रहा है। इस योजना से करीब 3 लाख किसानों का विद्युत बिल शून्य हो गया है।
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि सरकार ने किसानों के विश्वास पर खरा उतरने में कोई कमी नहीं रखी है। किसान कल्याण की दिशा में सरकार ने कृषक कल्याण कोष का गठन, कृषि ऋण माफी, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि प्रोत्साहन नीति जैसे बड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी राजस्थान में सबसे अच्छा काम हुआ है। राजस्थान में अब अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन विभाग की 55 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं 55 करोड़ की लागत से गोविंदगढ़ जयपुर में नवनिर्मित डेयरी पाउडर प्लांट का लोकार्पण भी किया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने अलसी की नई किस्म विकसित की है। वैज्ञानिकों ने नव विकसित किस्म को RLC 148 नाम दिया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने अलसी की नई किस्म तैयार की है। वैज्ञानिकों ने नव विकसित किस्म को RLC 148 नाम दिया है। विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक शर्मा के मुताबिक अलसी की यह किस्म बिना सिंचाई के ही खेतों में लहलाएगी। सूखा अथवा कम बारिश वाले क्षेत्रों के लिए इस किस्म का विकास किया गया है। यह किस्म 110 से 114 दिन में पककर तैयार होती है। इस किस्म में तेल की मात्रा 35.7% आंकी गई है। इस किस्म के प्रति हेक्टर उत्पादकता 1033 किलोग्राम है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम जानते हैं हमारे किसान भाई आजकल परंपरागत ढंग से की जाने वाली खेती को छोड़कर वैज्ञानिक ढंग से फलों की खेती कर रहे हैं। ऐसी ही खेती है अनार और नींबू की। साल भर इनकी मांग बने रहने के कारण किसानों को इनसे मुनाफा भी अच्छा मिलता है। लेकिन इन फसलों में कीट बीमारियों के साथ साथ पोषण प्रबंधन भी अच्छा करना पड़ता है ताकि उनको उत्पादन अच्छा मिले और साथ ही आर्थिक मुनाफा भी अच्छा हो। ये सब आप किस प्रकार से करें, इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राजूलाल भारद्वाज। तो आइए मिलते हैं इनसे। किसान भाइयों, राम राम। आज अपन बात करते हैं नींबू और अनार के उद्यानों में पोषण प्रबंध कैसे करें। सर्वप्रथम अपन नींबू की बात करते हैं कि अधिकांश किसान भाई ये सोचते हैं कि नींबू और अनार तो बड़े पेड़ हैं और इनमें हमें किसी प्रकार की खाद और उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है, या फिर ये सोच लेते हैं कि जब पौधे बड़े होंगे, फल लगेंगे तो अपन खाद और उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में हमें आगे जाकर के जो समस्याएं आती है वो ये आती है कि फल फटने लग जाते हैं और फलों का आकार छोटा हो जाता है। कई बार किसान भाई हमारे पास में ये समस्या लेकर के आते हैं कि पहली साल जो थे फल बहुत अच्छे थे, बड़े थे और आगे जाकर के धीरे धीरे वो छोटे होते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि हमने उस वृक्ष को जितना पोषण चाहिए था वो हमने नहीं दिया और उसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि जो आसपास में जो पोषक तत्व उपलब्ध थे जड़ों के, उनका उसने इस्तेमाल कर लिया और अब आवश्यकता के हिसाब से उसमें पोषक तत्व उपलब्ध नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अनार और नींबू में किस प्रकार से पोषण प्रबंध करना चाहिए, उसके लिए हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि नींबू में कब पोषण डालें। इसके लिए जो समय है वो दिसंबर और जनवरी 15 तक हमें नींबू में पोषण प्रबंध करना है। सर्वप्रथम हम क्या करें कि जो नींबू का थावला है उसको तने से दूर तक, जहाँ वो बाहर तक फैला हुआ है उतनी दूर तक हम उसमें गुड़ाई करें। और गुड़ाई करने के बाद में एक चीज़ और देखें कि अगर आपका बगीचा ऐसी जगह है जहाँ पे बालू मिट्टी है तो वहाँ पे जड़ें, छोटी छोटी जड़ें आकर के उस तने के पास वाला जो एरिया है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है और काफ़ी ऐसा हो जाता है कि जिसे पोषक तत्व नहीं ले पाता। तो ऐसी स्थिति में आप 3 वर्ष में एक बार खाद और उर्वरक देने से पहले तने के बिल्कुल पास में, जहाँ तना मुख्य तना है, वहाँ से 1 फीट गहराई तक नीचे तक आप एक गड्ढा करें और वहाँ पे जो छोटी छोटी जड़ों का एक बहुत ही गाढ़ा कठोर सा एक आवरण बना हुआ है उसको थोड़ा छितरा कर दें। पर इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दौरान मुख्य जड़ों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। और जो थावला आप बना रहे हैं खाद और उर्वरक देने से पहले उसकी चौड़ाई उतनी होनी चाहिए जितना बाहर से पौधे का फैलाव है,
कई बार हम किसान भाइयों के खेत पे जाते हैं तो तने के बिल्कुल पास में ही 2-3 तगारी गोबर की खाद की डाल रखी है, बिना सड़ा हुआ खाद डाल रखा है। किसान भाइयों, ये जो इस प्रकार से हम खाद देते हैं ये पौधे को उपलब्ध नहीं होता है और उसके बजाय वहाँ पे दीमक का प्रकोप हो जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि मुख्य तने से लगभग 1 फीट दूरी से आप खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना शुरू करेंगे और एक बड़ा पौधा जो लगभग 4 से 5 वर्ष का है उसके लिए 40 किलोग्राम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 किलोग्राम सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट जिसको बोलते हैं, 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 500 ग्राम जो है यूरिया, इनको एक साथ मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद में दिसंबर और जनवरी माह में आप उसे पूरी कैनोपी के अंदर जहाँ पौधे का फैलाव है वहाँ पे आप बराबर मात्रा में बिखेर दें और उसके बाद में हल्की सिंचाई कर दें। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपका जो ज़मीन की पीएच मान अगर ज़्यादा है, विशेष रूप से राजस्थान के किसानों को इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे यहाँ पे मिट्टी का पीएच मान 8.5 और उससे ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में जीवाणु कल्चर का प्रयोग भी फल वृक्षों में करना चाहिए और उसके लिए एजेटोबैक्टर, पीएसबी, जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा 1-1 चम्मच मात्रा जो है 50 लीटर पानी में घोल करके और उस पौधे के अंदर जड़ क्षेत्र में हमें डाल देना चाहिए। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि खाद और उर्वरक देने के तत्पश्चात बहुत ही भारी सिंचाई कर देते हैं। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। इससे यह होता है कि जो हमने नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग किया है उसकी अधिकांश नाइट्रोजन जो है जड़ क्षेत्र से दूर नीचे चली जाती है और पौधों को प्राप्त नहीं होती है। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ साथ में किसान भाइयों ये भी बात ध्यान रखने की है कि नींबू में सूक्ष्म तत्वों का बहुत बड़ा रोल होता है और इसकी कमी के कारण से 2 समस्याएं हमें आगे जाकर के आती है। एक आता है उसमें फल जो है वो फटने लग जाते हैं और फिर फल फटने की अवस्था में किसान भाई हमारे पास आते हैं कि साहब ये फल फट रहे हैं, इनके लिए क्या उपाय करें। वो उपाय उस समय हमारे पास नहीं होता है और उसका उपाय जो है अभी हमें करना है। अभी जो हमें जो एक पौधा है उसके अंदर जो बोरोन की तत्व की या जो दूसरे तत्वों की कमी आती है उसकी पूर्ति के लिए हमें क्या करना है कि 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 1.5 किलोग्राम फेरस सल्फेट, 1 किलोग्राम मैग्नीज सल्फेट, 1 किलोग्राम मैग्नीज सल्फेट, 4.5 किलोग्राम यूरिया, 450 लीटर पानी में घोल बनाएंगे और घोल बना करके अभी पुष्पन क्रिया के पूर्व और एक घोल जो है जब फल हमारे छोटे छोटे मटर के दाने के आकार के हो जाते हैं उस समय अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो बाकी बची हुई फसल में आपको किसी भी प्रकार के अन्य उर्वरकों की और खाद देने की आवश्यकता नहीं रहेगी और आपके नींबू में भरपूर पैदावार होगी। और जो फल झड़ने की और बाद में जो ऊपर से टहनियाँ सूखने की जो समस्याएं आती है वो भी हमें नहीं देखने को मिलेगी। इसके साथ में किसान भाइयों एक और बड़ी गलती आप लोग खाद और उर्वरकों को देने में करते हैं वो ये है कि जैसे ही फूल आने लगते हैं, अभी फरवरी माह में फूल आने लगते हैं और उस समय किसान भाई यूरिया डाल करके और पानी दे देता है और ये दोनों चीज़ें वो देता है कि चलो मेरे जल्दी से इसमें फल लगेंगे, बड़े फल लगेंगे और उसका परिणाम ये होता है कि सारे के सारे फूल जो है झड़ जाते हैं। इसका मोटा कारण ये है कि जैसे ही हम पानी के साथ में ज़्यादा मात्रा में यूरिया फूल आते समय देते हैं तो पौधे को नाइट्रोजन की उपलब्धता ज़्यादा हो जाती है और परिणाम यह होता है कि पौधा वापस बढ़वार की अवस्था में चला जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि संतुलित उर्वरक देना कब है और देने के साथ साथ में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हमें फूल आते समय नाइट्रोजन और पानी का प्रयोग कम करना है। जब फल अच्छी तरह से सेट हो जाए तो उस अवस्था में हम नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा देंगे। जैसे ही मध्यम आकार के फल हो जाते हैं उस समय हम फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा देते हैं और जब फल पकने की अवस्था में होते हैं या उससे थोड़ा पूर्व जो है पोटास की मात्रा दी जाती है। तो इन चीज़ों का भी आप नींबू में ध्यान रखेंगे तो आपको भरपूर पैदावार प्राप्त होगी। इसके साथ में किसान भाइयों कई बार नींबू में जो है ऊपर से नीचे सूखने की समस्या आती है, उसमें कॉपर तत्व की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में कॉपर सल्फेट का प्रयोग जो है बगीचों में करें और जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सूक्ष्म तत्व आप बगीचों में डाल रहे हैं तो उनको गोबर की खाद में मिला करके ही प्रयोग करें। इसके अलावा या पत्तियों पे छिड़काव की विधि का प्रयोग करें, क्योंकि सामान्यतया अगर हम सूक्ष्म तत्वों को सीधा ज़मीन में या अन्य उर्वरकों के साथ डालते हैं तो वो सूक्ष्म तत्व जो है वहाँ पे स्थिर हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ अनार के अंदर। अनार बहुत ही पोषकता युक्त फल है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी पौधे का फल बहुत ज़्यादा पोषण रखता है इसका मतलब हमें अतिरिक्त मात्रा में उसमें पोषण देने की आवश्यकता है।
अनार में जो पोषण तत्व दिए जाते हैं वो बहार नियंत्रण के हिसाब से। अगर किसी किसान भाई को अम्बे बहार लेनी है, वो किसान भाई इस समय दिसंबर माह में जो है अपने पेड़ पौधों में उर्वरकों और खाद का प्रयोग करेंगे। और उसी प्रकार से जैसे नींबू में जो है चारों तरफ गुड़ाई करके कैनोपी का निर्माण किया था, वैसे का वैसा निर्माण करने के बाद में 40 किलोग्राम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई खाद, किसान भाइयों विशेष रूप से ध्यान रखना है, पेड़ पौधों में अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करना है। कच्ची गोबर की खाद डालने के बजाय अगर उसमें नहीं डाला जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ में 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 500 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सूक्ष्म तत्वों का मिश्रण एक साथ मिला करके उसके जड़ क्षेत्र में 8 सेंटीमीटर गहराई तक मिलाएं। उसको बहुत गहरा या बिल्कुल ऊपर डालने की आवश्यकता नहीं है। और उर्वरक देने के बाद में उसमें हल्की सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। कभी भी उर्वरक देने के तुरंत पश्चात अनार के अंदर भारी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। इसका मूल कारण ये है कि अनार की जो खाना खाने वाली जो जड़ें हैं वो बहुत ही ऊपर होती है, लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटीमीटर गहराई तक होती है। और अगर हम एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी दे देते हैं तो हमारे द्वारा दिए गए उर्वरकों के अधिकांश तत्व जो है पानी में घुल करके उस क्षेत्र से नीचे उतर जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद में जब अभी मैंने बताया कि अनार को बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो जैसे ही फूल से फल बनते हैं, मतलब उसको हम बड अवस्था कहते हैं कि या शुरुआती अवस्था कहते हैं, ऐसी अवस्था में 16-31 DAP, यूरिया और इनका जो नाइट्रोजन का जो मिक्सचर हम तैयार करते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 16% से लेकर के 18% और फास्फोरस की मात्रा जो है लगभग 40% से लेकर के 50% तक का एक ऐसा रेशो तैयार करें जिसमें नाइट्रोजन थोड़ा हो और फास्फोरस ज़्यादा हो। उसकी 8 किलोग्राम मात्रा प्रतिदिन हर दूसरे दिन 30 दिन तक हम देंगे। जब उसकी छोटी अवस्था से लेकर के फल जो है मध्यम आकार का हो जाए, मतलब लगभग 1 महीने तक हम फर्टिगेशन के माध्यम से या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम उसको पौधे को देते हैं। उसके बाद में दूसरी जो स्टेज आती है अनार में, उसमें हम तीनों तत्वों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उनको बराबर मात्रा में, उसके लिए हमारे लिए सबसे बढ़िया सोर्स है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का 19-19-19 करके वाटर सोल्यूबल जल में घुलनशील उर्वरक हमारे पास उपलब्ध है। उसकी मात्रा की 8 किलोग्राम मात्रा हर दूसरे से तीसरे दिन 1 माह तक दिया जाता है। उसमें पौधे को बिल्कुल बैलेंस मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति होती है। इस अवस्था में फलों की बढ़वार सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद में किसान भाइयों लास्ट में जब अंतिम अवस्था, मतलब फलों की बढ़वार की जो मुख्य अवस्था, जो लास्ट की अवस्था है जिसमें उपज के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है, उस अवस्था में नाइट्रोजन को पूरी तरह से बंद कर देना होता है और 16-61 करके फास्फोरस और पोटास, उन दोनों का मिक्सचर, मतलब पोटास उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा। पोटास का जो मुख्य रोल है उसमें लगने वाली बीमारियों को रोकना और साथ साथ में फल की क्वालिटी को बढ़ाना, और उसके साथ साथ में जैसे तुड़ाई के बाद में जो कीपिंग क्वालिटी आनी चाहिए, रखने की जो क्षमता आनी चाहिए फलों में, वो पोटास के कारण से बढ़ती है। तो उसको हम बाद की अवस्था में देते हैं। तो वो आप सॉल्यूशन बना करके फर्टिगेशन के माध्यम से उसको लगभग 15 दिन तक 8 किलोग्राम एक दिन छोड़ करके एक दिन जो है वो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दे सकते हैं। जब फल बिल्कुल पकने जैसी अवस्था में आ जाते हैं अनार के, उस समय उनको कैल्शियम की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। कैल्शियम का जो मुख्य कार्य है बाहर का आवरण का निर्माण करना और उसके रंग को अच्छा और स्टेबल रखना। इसलिए कैल्शियम सल्फेट की मात्रा लगभग 12.5 किलोग्राम मात्रा को आप 1 हेक्टेयर के लिए पानी में घोल करके फर्टिगेशन माध्यम से आप अनार के अंदर देंगे। किसान भाइयों, कई बार आपको समस्या ये देखने को मिलती है कि अधिकांश फल फट जा रहे हैं और उस समय कई किसान भाई बोरोन का इस्तेमाल करते हैं और बोरोन का छिड़काव करते हैं। वो उस समय उसका उचित समय नहीं होता है। बोरोन देने का जो उचित समय, अगर आपके खेत में बोरोन की कमी है या आपके खेत का पीएच मान 8.5 और 8.8 के बीच है, इस स्थिति में पौधे को बोरोन उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो जब फल का आकार छोटे बेर के समान हो, उस अवस्था में बोरोन जो है फसल को देना चाहिए या बोरेक्स के रूप में उसको स्प्रे करना चाहिए। वो उसी अवस्था में फल जो है उसको ग्रहण करता है और आगे जाकर के वो फलों को फटने से रोकता है। तो इस प्रकार से हम जो है अनार में पोषक तत्वों का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ में हम किसान भाइयों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे पोषक तत्व जो है ज़्यादा मात्रा में पौधों को उपलब्ध होंगे। उसके लिए हमें ये करना है कि
पोषक तत्व देने के बाद में, खाद और उर्वरक देने के बाद में उसमें हम जीवाणु कल्चर का प्रयोग करें। ये समझ लीजिए कि उर्वरक देने का मतलब पौधों को उपलब्ध होना नहीं है। जब तक उसमें जीवाणु नहीं होंगे, जब तक उसमें सूक्ष्म जीव उपलब्ध नहीं होंगे, इसके लिए फलदार पेड़ों में एजेटोबैक्टर, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, अपने फास्फोरस को घोलने वाले जीवाणु, जिंक को घोलने वाले जीवाणु, इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा जो है आप उर्वरकों और खाद की साथ में दें। तो उसमें क्या होगा कि कैनोपी के अंदर, जो जड़ क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले जो तत्व है वो भी घुलनशील अवस्था में आ जाएंगे और फलदार पौधों को बहुत ज़्यादा मात्रा में अलग अलग तत्वों की आवश्यकता होती है ताकि उसकी गुणवत्ता अच्छी रह सके। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, आप अब नींबू में और अनार में अगर सभी प्रकार के पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा में देंगे, साथ में जीवाणु खादों का इस्तेमाल करेंगे, पानी की व्यवस्था व्यवस्थित रखेंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, तो इस प्रकार से अगर आप ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं तो निश्चित रूप से आपके बगीचे में बहुत अच्छा उत्पादन होगा और साथ साथ में फलों की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रख करके आप अपने उद्यानों को बहुत लंबे समय तक अच्छा उत्पादक बना सकते हैं तथा ऐसा करने से उसमें कीट और रोगों का प्रकोप भी कम होगा, पौधे स्वस्थ रहेंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं इस कार्यक्रम से आज आपको भरपूर जानकारी मिली है। इस कार्यक्रम को और अधिक रोचक बनाने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।